हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आप सभी का डीके स्टडी चैनल पर इस नए लेक्चर के साथ। आपको बता दें, आज की क्लास में हम लोग एक बेहतरीन टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं, एक बेहतरीन लेक्चर की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे हाउ टू स्टार्ट बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम कैसे एक बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत करेंगे। आखिरकार बच्चों के मन में जो डाउट रहता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेकर के कि सर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे समझें, तो आज के वीडियो लेक्चर में A to Z आपको बताएंगे कि हम कैसे प्रारंभ करते हैं और आखिरकार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों नहीं समझ में आती है। यस, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का न समझ में आ पाना या किसी टॉपिक का A to Z क्लियर न हो पाना, वो होता है उसका बेसिक। तो जब आप बेसिक से पढ़ाई करते हैं, बेसिक से किसी टॉपिक का क्लियर करते हैं, तो आपके मन में डाउट खत्म हो जाता है, राइट। तो बच्चों आप बता दें, यहाँ पर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत होगा वो कहाँ से होगा और कैसे होगा। तो चलिए उठा लीजिए कॉपी कलम, मेरे साथ बने रहिए, अर्थात डीके स्टडी चैनल के साथ बने रहिए, काफी क्लियर होगा, राइट। तो सबसे पहले अगर हम ऑर्गेनिक शब्द की बात करें तो उससे पहले लोगों के मन में क्या मतभेद था, आखिरकार ऑर्गेनिक की शुरुआत कैसे हुई। केमिस्ट्री में ये बहुत बड़ा ब्रांचेस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जबकि पहले उतना बड़ा नहीं था, लेकिन आज के समय में बहुत बड़ा ये ब्रांचेस बन गया है। यस, चलिए तो शुरुआत करते हैं। आखिरकार ये इसका ओरिजिन क्या है ऑर्गेनिक का, तो ये बात है 1675, दैट मीन्स 1675 की बात है। ये निकोलस लेमरी बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। निकोलस लेमरी जिन्होंने ऑर्गेनिक की शुरुआत में सबसे पहले कथन रखा था। निकोलस लेमरी का मानना था कि जितने केमिकल सब्सटेंस होते हैं, केमिकल सब्सटेंस, निकोलस लेमरी का मानना था कि जो भी केमिकल सब्सटेंस होते हैं वो लगभग 3 वर्गों में रखे जा सकते हैं। और ये 3 वर्ग आते कहां से है, क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, तो 3 वर्गों का मतलब है ये आधारित था सोर्स पे, दैट मीन्स इनके प्राप्ति पर। निकोलस लेमरी ने बताया कि यहां पर जो केमिकल सब्सटेंस है वो 3 वर्गों में रखे जा सकते हैं। दैट मीन्स पहला क्या होगा, तो पहला होगा मिनरल सब्सटेंस। क्या होगा, मिनरल सब्सटेंस, यानी कि बोल सकते हैं खनिज पदार्थ। क्या बोल सकते हैं, खनिज पदार्थ। क्लियर बच्चों, ओके। उसके बाद बोला था वेजिटेबल सब्सटेंस। दैट मीन्स जिसे बोल सकते हैं वनस्पति पदार्थ, क्लियर है, ओके। इसके अलावा जो तीसरा वर्ग था निकोलस लेमरी के आधार पे, वो था एनिमल सब्सटेंस। क्या था बच्चों, एनिमल सब्सटेंस, राइट। जिसे कहेंगे जंतु पदार्थ। बड़ा सिंपल लॉजिक है, लॉजिक कुछ नहीं है तो सिंपल है। तो शुरुआत हो गई भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, शुरुआत हो गई बेसिक ऑर्गेनिक की। निकोलस लेमरी के द्वारा ऑर्गेनिक की शुरुआत हुई, याद रखिएगा। कब हुआ था, 1675 में सबसे पहले छेड़ा था किसने, निकोलस लेमरी ने। किसको छेड़ा था, केमिकल सब्सटेंस को लेकर के। केमिकल सब्सटेंस को निकोलस लेमरी के द्वारा 3 वर्गों में बांटा गया। और जब भी वर्ग की बातें होगी तो आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर वर्ग को विभाजित किया गया था किसके आधार पर, इनका बेस क्या था बंटवारा का, तो बेस था सोर्स। SOURC, सोर्सेस का मतलब क्या होता है, स्रोत होता है। अर्थात बोल सकते हैं प्राप्ति के आधार पर, पदार्थों के प्राप्ति के आधार पर निकोलस लेमरी ने इनका बंटवारा किया था, यानी कि केमिकल सब्सटेंस को यहां पर विभाजित किया था। ओके, अब यहां पे बात करेंगे मिनरल सब्सटेंस का मतलब क्या होता है। तो मिनरल सब्सटेंस का मतलब होता है इसमें वे सभी पदार्थ आ सकते हैं दुनिया के जो कि खनिजों से प्राप्त होते हैं। खनिज पदार्थ के नाम से जाना गया। खनिजों के रूप में जितने पदार्थ प्राप्त होते हैं उनको खनिज पदार्थ बोला गया। दैट मीन्स
अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो यहां पर क्या होगा, जैसे कि लोहा आयरन बोल सकते हैं, एयू गोल्ड लोहा, सोना चांदी, सिल्वर। ओके, इसके अलावा खड़िया बोल सकते हैं। इसके अलावा एल्युमिनियम खड़िया, एल्युमिनियम, नमक। तो बहुत सारे पदार्थ हो सकते हैं जो कि खनिजों के रूप में प्राप्त होते हैं। अगर हम वेजिटेबल सब्सटेंस की बात करें बच्चों, तो वेजिटेबल सब्सटेंस का मतलब क्या होगा, विचार करिए जरा। यानी वे सभी पदार्थ जो किससे प्राप्त होते हैं, वेजिटेबल, वनस्पति का मतलब क्या होगा, वनस्पति का मतलब पेड़ पौधा से प्राप्त होते हैं। यानी कि बोल सकते हैं गोद। इसके अलावा और क्या हो सकता है, शर्करा, चीनी बोल सकते हैं, शक्कर बोल सकते हैं, चीनी। यस, सिट्रिक अम्ल मिल सकता है, सिट्रिक अम्ल जो कि पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। यस, इसके अलावा और क्या हो सकता है, इसके अलावा और क्या हो सकता है, रबड़ हो सकता है, कपूर हो सकता है बच्चों, कपूर। तो बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो कि वेजिटेबल सब्सटेंस के फॉर्म में होते हैं। एनिमल सब्सटेंस का मतलब क्या होता है, एल्बुमिन का नाम आपने सुना होगा, जिलेटिन का नाम आपने सुना होगा, एल्बुमिन का नाम आपने सुना होगा। एल्बुमिन और जिलेटिन ये होते हैं क्या, ये होते हैं जंतु पदार्थ, यानी ऐसे पदार्थ जो कि जंतुओं से प्राप्त होते हैं, जंतुओं में पाए जाते हैं। इनको बोला जाता है क्या, जिलेटिन, एल्बुमिन, यानी कि एनिमल सब्सटेंस बोला जाता है ऐसे पदार्थ जो कि जंतुओं से प्राप्त होते हैं। दैट मीन्स जैसे कि यहाँ पर जिलेटिन, एल्बुमिन ये सब ऐसे पदार्थ हैं जो कि केवल एनिमल से प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार बच्चों स्पष्ट होता है कि एक केमिकल सब्सटेंस, दैट मीन्स एक रासायनिक पदार्थ जो होगा वो निकोलस लैमरी के आधार पर अगर देखा जाए, अगर निकोलस लैमरी जो कि सोर्स के आधार पर बंटवारा किया था तो वह इस तरह से संभव है। राइट, तो बच्चों ये है आपका स्टार्टअप पॉइंट। क्लियर है। चलिए अब यहाँ पर एक लॉजिक वाली बात आती है कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि वनस्पति पदार्थ के रूप में और जंतु पदार्थ के रूप में पाए जाते हैं। दैट मीन्स कह सकते हैं कि बहुत सारी दुनिया में ऐसे पदार्थ हैं जिनको पेड़ पौधों से भी प्राप्त किया जा सकता है और जंतुओं के फार्म में भी प्राप्त किया जा सकता है। यानी इन पदार्थों के हिसाब से अब इस बंटवारों को लेकर के, इस क्लासिफिकेशन को लेकर के, इस निकोलस लैमरी के द्वारा कहे गए कथन को लेकर के वैज्ञानिकों ने, कुछ महान लोगों ने क्या किया, इस क्लासिफिकेशन को बिगाड़ना चाहा, इस क्लासिफिकेशन को हटाना चाहा। अर्थात लोगों का यह मानना था कि यहाँ पर अगर देखा जाए ध्यान से कि वनस्पति पदार्थ और जंतु पदार्थ, मतलब इन दोनों को मिलाकर के ऐसे भी सोर्स संभव हैं जिनसे दोनों का निर्माण हो सकता है। अर्थात ये बोल सकते हैं कि दोनों प्रकार के पदार्थ एक ही प्रकार के स्रोतों से पाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर दो अलग अलग स्रोत करने की कोई आवश्यकता नहीं है, दो अलग अलग बंटवारा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब इस आधार पर क्या किया गया, बच्चों, अब इस आधार पर इस बंटवारे को रद्द कर दिया गया, इस बंटवारे को हटा दिया गया और ऐसा माना जाने लगा कि वास्तव में जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं वो ये तो ऑर्गेनिक के फॉर्म में होते हैं या तो इनऑर्गेनिक के फॉर्म में होते हैं। अर्थात अब केमिकल सब्सटेंस का बंटवारा हट गया, केमिकल सब्सटेंस का 3 बंटवारा न होकर के अब केमिकल सब्सटेंस का 2 बंटवारा होने लगा। आइए आपको बताते हैं कि 2 बंटवारा क्या क्या है। राइट, सो बच्चों यहां तक स्क्रीनशॉट ले, अगर आपको लेना है, समझना है तो, अर्थात आप आगे बढ़ सकते हैं। चलिए तो अब देखते हैं कि वास्तव में एक केमिकल सब्सटेंस जिसको पहले बंटवारा किया गया 3 वर्गों में, लेकिन अब वही केमिकल सब्सटेंस केवल और केवल 2 वर्गों में विभाजित किया जाने लगा। आखिरकार इसका मेन रीजन क्या है? तो मेन रीजन ये है इनका सोर्स ही मेन रीजन है, इनकी प्राप्ति ही मेन रीजन है कि कैसे प्राप्त होते हैं बच्चों। तो यहां पर विचार करिएगा, अगर हम बांटते हैं तो यहां पर सबसे पहला क्या आएगा, तो यहां पर सबसे पहला आएगा ऑर्गेनिक सब्सटेंस। क्या आएगा बच्चों? ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ओके,
एंड सेकेंड क्या आएगा, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, विचार करें जरा, विचार करें जरा। ऑर्गेनिक सब्सटेंस जिसे हम कहते हैं कार्बनिक पदार्थ, क्या बोलते हैं, कार्बनिक पदार्थ। क्लियर है, ओके। इसको क्या बोलते हैं, अकार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ। क्लियर, ओके। ऑर्गेनिक सब्सटेंस का मतलब क्या होगा, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का मतलब क्या होगा। आखिरकार क्यों तीन क्लासिफिकेशन, तीन वर्गीकरण हट गया और दो वर्गीकरण सामने आया, तो इसके पीछे कहानी ये है, इसके पीछे कहानी ये है कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस वे सभी सब्सटेंस होंगे जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त होंगे। लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है, जितने सजीव होते हैं, जितने जीवधारी होते हैं, तो जीवधारियों से प्राप्त होने वाले पदार्थों को बोला गया है कार्बनिक पदार्थ। यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे वे पदार्थ, क्या लिखेंगे, वे पदार्थ जो जीवधारियों से प्राप्त होते हैं, वे पदार्थ जो जीवधारियों से प्राप्त होते हैं क्या कहलाते हैं, कार्बनिक पदार्थ कहलाते हैं। कार्बनिक पदार्थ कहलाते हैं बच्चों, कार्बनिक पदार्थ कहलाते हैं बच्चों। क्लियर है, ओके। तो यहां पर समझने वाली बात क्या है कि जो कार्बनिक पदार्थ होंगे इसमें याद रखिएगा, जीवधारी का मतलब क्या होता है, लिविंग, क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवधारी। दैट मीन्स अब लिविंग में दोनों होता है, लिविंग में दोनों होता है। दोनों का मतलब क्या होगा, दोनों का मतलब होगा एनिमल प्लस वेजिटेबल। दोनों का मतलब क्या होगा, दोनों का मतलब होगा एनिमल प्लस वेजिटेबल। क्या बोलेंगे, एनिमल प्लस वेजिटेबल। वेजिटेबल कहने का मतलब है कि जंतु प्लस वनस्पति। क्या बोलेंगे, जंतु प्लस वनस्पति बोलेंगे बच्चों। याद रखिएगा, जब जब जंतु प्लस वनस्पति की आएगी तो याद रखिएगा उसी को ऑर्गेनिक सब्सटेंस का नाम देते हैं। लेकिन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में क्या होता है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में क्या होता है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में इनके अलावा यानी कि वे सभी पदार्थ जो कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त होते हैं, अर्थात जो कि जीवधारियों के अलावा कहीं अन्य स्रोतों से प्राप्त होते हैं, तो उस प्रकार के पदार्थों को बोलते हैं क्या, अकार्बनिक पदार्थ। तो बच्चों आप लिख सकते हैं वे सभी पदार्थ जो कि जीवधारियों के अलावा, वे सभी पदार्थ जो कि जीवधारियों के अलावा किन्हीं अन्य स्रोतों से प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं बच्चों, प्राप्त होते हैं, क्या कहलाते हैं, अकार्बनिक पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अकार्बनिक पदार्थ कहलाते हैं बच्चों, अकार्बनिक पदार्थ कहलाते हैं। क्लियर है, ओके, अकार्बनिक पदार्थ कहलाते हैं बच्चों। यहां पर क्या होगा, यहां पर एनिमल प्लस वेजिटेबल है, तो यहां पर क्या हो सकता है, मिनरल्स वगैरह हो सकता है, मिनरल्स हो सकता है, मिनरल्स। दैट मीन्स इसको बोलते हैं नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या बोलेंगे, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर है, ओके। जिसमें मिनरल्स हो सकता है, मिनरल्स प्लस वगैरह वगैरह, इसके अलावा कुछ और भी पदार्थ हो सकता है। तो इस प्रकार से यहां पर बोल सकते हैं जितने नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से पदार्थ प्राप्त होते हैं उन सभी पदार्थों को क्या बोलेंगे बच्चों, इनऑर्गेनिक पदार्थ, यानी कि अकार्बनिक पदार्थ। क्या बोलेंगे, अकार्बनिक पदार्थ। क्लियर है,
तो यह है एक क्लासिफिकेशन का मतलब। अब आपका जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है और आपका जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, इन दोनों में जो चर्चाएं करनी है उन दोनों को मिला करनी है। लेकिन याद रखिएगा, हम शुरू किए बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो आपको पूरा बेसिक बताएंगे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो मतलब है वो आपको सिखाएंगे। राइट, चलिए अब हम यहाँ पे जबरदस्त बात करते हैं कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में लेकर के जो समझौता हुआ था, जो पहले सिद्धांत आया था 1815 में, 1815 में, वो सिद्धांत था बीटल फोर्स थियरी। यानी कि बर्जिलियस नामक वैज्ञानिक ने एक सिद्धांत दिया था जिसे बीटल फोर्स का सिद्धांत कहा गया था। आखिरकार इस सिद्धांत का मतलब क्या है, इस सिद्धांत में क्या कहा गया है, इस सिद्धांत की वास्तविकता क्या है, इस सिद्धांत में क्या गजब की बातें कही गई है, और इस सिद्धांत से आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या लेना देना है, चलिए पूरा समझाते हैं आपको, इस सिद्धांत का रहस्य बताते हैं आपको। यस, तो यहां तक अगर आपको लगता है स्क्रीनशॉट लें तो जरूर नोट करें, जरूर स्क्रीनशॉट लें। आगे बढ़ते हैं, चलिए तो यहां पर देखते हैं कि 1815 का मतलब क्या है। 1815 का मतलब है क्या, तो सबसे पहले हम लिखते हैं 1815, जिसमें क्या हुआ था, जिसमें क्या वह रहस्य आया था। तो बच्चों 1815 में आया था बीटल फोर्स थियरी। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बीटल फोर्स थियरी। क्या आया था, बीटल फोर्स थियरी। अब बीटल फोर्स थियरी का क्या मतलब है, बीटल फोर्स थियरी को दिया था किसने, बीटल फोर्स थियरी को दिया था किसने, बीटल फोर्स थियरी को दिया था वर्जिलियस ने। कौन दिया था, वर्जिलियस। कौन दिया था, वर्जिलियस नाम का साइंटिस्ट, जिन्होंने VFT, दैट मीन्स शॉर्ट फॉर्म में VFT बोलते हैं बीटल फोर्स थियरी को। बीटल फोर्स थियरी के बारे में वर्जिलियस ने अध्ययन किया, वर्जिलियस ने इस सिद्धांत को बनाया, वर्जिलियस ने इस चमत्कार को बनाया। वर्जिलियस का क्या मानना था, वर्जिलियस ने बीटल फोर्स थियरी क्यों दिया, आखिरकार 1815 का मतलब क्या है, आखिरकार 1815 में क्या घटनाएं हुई थी। तो बच्चों आपको बता दें कि वर्जिलियस नामक बहुत बड़े वैज्ञानिक, जिन्होंने 1815 में वर्जिलियस ने एक जबरदस्त बात कही थी। और वो जबरदस्त बात क्या है, तो वर्जिलियस ने बोला था, वर्जिलियस ने कहा था कि जितने जीवधारी होते हैं उनके अंदर पाए जाने वाले जो भी ऑर्गेनिज्म सब्सटेंस होते हैं, जो भी ऑर्गेनिक पदार्थ होते हैं, उनका निर्माण अगर हम लैब में करें तो शायद इम्पॉसिबल है, वो शायद बन नहीं सकता है। वर्जिलियस ने वैज्ञानिकों के सामने बताया था, वर्जिलियस ने लोगों को बताया था 1815 में कि जीवों में एक अजीब शक्ति पाई जाती है, जीवों में एक अलग चमत्कार पाई जाती है। और इस चमत्कार को उन्होंने बीटल फोर्स कहा, इस चमत्कार को उन्होंने बीटल फोर्स कहा था। बीटल फोर्स को जैव शक्ति कहा गया। बीटल फोर्स का मतलब होता है, बीटल फोर्स का मतलब होता है बच्चों जैव शक्ति। वर्जिलियस ने कहा था कि जो जीव होते हैं उनके भीतर एक अलग प्रकार के चमत्कार पाए जाते हैं, एक अलग प्रकार के शक्ति पाए जाते हैं, एक अलग प्रकार के जादू पाए जाते हैं, और यह जादू उन जीवों में ही संभव है, यह जादू बाहर नहीं दिख सकता है। अर्थात वर्जिलियस के द्वारा ये माना गया कि जितने जीवधारी होते हैं, जीवधारियों के भीतर जितने पदार्थ होते हैं, उनका जो भी निर्माण होता है वह लैब में नहीं हो सकता है, वह लैब में नहीं बना सकता है। यस, तो इतनी बातें कही थी और इसी के आधार पर इन्होंने इस सिद्धांत को दिया था, इसका नाम दे दिया था बीटल फोर्स थियरी, इसका नाम दिया था जैव शक्ति सिद्धांत। क्लियर बच्चों, ओके। अब क्या हुआ, कहते हैं ना कि कोई तो है जो कुछ और करना चाह रहा है, यानी कि बीटल फोर्स थियरी के पीछे वैज्ञानिकों ने अपना हाथ धो करके बैठा। यस, तो जैव शक्ति सिद्धांत तब तक चला जब तक वैज्ञानिकों ने समर्थन किया। लेकिन हर किसी का अंत होना तय है, अगर अंत है तभी तो प्रारंभ है। और यहां पर अंत हुआ, और अंत करने का समय जो था वो था 1828। 1828 आपको याद रहना चाहिए,
1828 में 1828 में जो VFT था बच्चों, VFT का अंत हुआ, क्योंकि यहाँ पर कोई आ गया तालका मचाने ऑर्गेनिक की दुनिया में, ऑर्गेनिक सिस्टम की दुनिया में, जिनका नाम था होलर। जिनका नाम क्या था? होलर। होलर नामक वैज्ञानिक ने VFT में होल कर दिया, यानी वर्जिलियस के मुंह पे धक्का मार दिया। कहने का मतलब है होलर ने क्या किया? होलर ने ऑर्गेनिक सब्सटेंस को बनाया, और ये बहुत बड़ी बात है, जो कि इम्पॉसिबल था ऑर्गेनिक सब्सटेंस का बनना, लेकिन होलर ने ऑर्गेनिक सब्सटेंस को बनाया और उसने वो कर दिखाया जो कि तमाम वैज्ञानिक नहीं कर पाए। इन्होंने ऑर्गेनिक सब्सटेंस को बनाया। होलर ने सबसे पहले क्या किया? होलर ने सबसे पहले अमोनिया को लिया। क्या लिया? अमोनिया को लिया, और उसमें डाला बाइसाइनेट, HCNO, बाइसाइनेट डाला। इसके मिश्रण से उन्होंने यहाँ पर एक अलग ही प्रकार के एक कंपाउंड प्राप्त किया, जो कि क्या था? इनऑर्गेनिक कंपाउंड था, NH4CNO, जिसे कहा गया अमोनियम साइनेट। क्या बोला गया बच्चों? अमोनियम साइनेट जिसे बोला गया। अब यहाँ पे जो अमोनियम साइनेट था वह क्या था? इनऑर्गेनिक कंपाउंड था, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को उन्होंने उठा लिया। यहाँ पर NH4CNO, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच इज अमोनियम साइनेट। और प्यारे बच्चों, भोले भाले बच्चों, यहाँ पर इन्होंने क्या किया? इसको हीट किया, जनरल समानता, इसको हीट किया, यानी कि गर्म किया। और जैसे ही गर्म किया, यहाँ पर एक अलग प्रकार के चमत्कार देखने को मिला। वो हुआ NH2CO, जो कि यूरिया का फॉर्मेट होता है। इसको यूरिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? यूरिया बोला जाता है। और ये क्या है? अमोनियम साइनेट। क्या है? अमोनियम साइनेट। विचार करें, अमोनियम साइनेट एक प्रकार का इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो यूरिया क्या हुआ? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आप सभी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि यूरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये यूरिया जो कि प्रत्येक जीवधारियों में पाई जाती है, यानी एक यूरिया को देखा जाए ध्यान से तो यह जीवधारियों में पाई जाती है, जिसका निर्माण बीटल फोर्स थियरी के समय में नहीं पॉसिबल था, लेकिन उसका निर्माण एक मामूली सा इनऑर्गेनिक कंपाउंड के द्वारा पॉसिबल हो गया। तो इस हिसाब से उसको इतना ज्यादा गहरा धक्का लगा, यानी VFT के अंदर समझिए पूरा ही होल हो गया। VFT के भीतर VFT को बहुत ज्यादा धक्का लगा, वर्जिलियस का बेहोशी छा गया, वर्जिलियस वहीं पे समाप्त हो गया, वर्जिलियस का अंत हो गया। यस, क्योंकि बहुत बड़ा काम किए थे होलर ने बहुत बड़ा काम किए थे। राइट प्यारे बच्चों, NH2CO यानी यूरिया का बनना, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा चमत्कार हुआ। बहुत बड़ी बात है। सबसे पहला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो क्या है? दैट मीन्स सबसे पहला अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है तो वो यूरिया है। अब यहाँ पे प्रश्न आता है, दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है? तीसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है? जब 50 लाख से भी ज्यादा इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है तो वहां पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नामो निशान नहीं था। लेकिन अब होलर ने सबसे पहले 1828 में यूरिया बनाई। सेकेंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है? तो सेकेंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए अब वहां पे लाइन लगने लगा। जब एक बार एक भेद खुल जाता है तो लोग क्या करते हैं? उसके पीछे लग जाते हैं। दैट मीन्स ये कह सकते हैं कि लोग लाइन लगा लेते हैं कंपाउंड्स को बनाने के लिए, चीजों को बनाने के लिए। अब यहाँ पे जो सेकेंड ऑर्गेनिक कंपाउंड था बच्चों, वो क्या था? विचार करिए जरा। सेकेंड ऑर्गेनिक कंपाउंड था एस्टिक एसिड। आप लोगों ने सुना होगा CH3COOH, एस्टिक एसिड विच इज सेकेंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिसको बनाया था 1845 में। और इसको बनाया था कोल्बे नामक वैज्ञानिक ने। किसने बनाया था?
कोल्बे नामक वैज्ञानिक ने फर्स्ट यूरिया बना होलर के द्वारा एंड सेकेंड बना CH3COOH, दैट मीन्स एस्टिक एसिड। एस्टिक एसिड जिसको बनाया था कोल्बे नामक वैज्ञानिक ने 1845 में। इसके जस्ट बाद CH4 बना, CH4 यानी कि मीथेन जिसे कहते हैं, क्या बोलते हैं, मीथेन, मार्स गैस भी कहा जाता है, मार्स गैस भी कहा जाता है। और इसको बनाया था वर्थेलो नामक वैज्ञानिक ने 1856 में, लगभग 1856 में वर्थेलो नामक वैज्ञानिक ने 1856 में ये कमाल दिखाई थी, ये रहस्य बताई थी। क्लियर बच्चों? तो यह है एक ऑर्गेनिक का शुरुआत, एक ऑर्गेनिक में बेसिक बातें, बेसिक टर्म। अब यहाँ पे आपको बता दें कि अगर ऑर्गेनिक की बातें होंगी, अगर एक ऑर्गेनिक का डिफिनीशन की बात होंगी, आखिरकार अभी तक सर जी ये नहीं बताया कि ऑर्गेनिक की परिभाषा क्या होगा, एक कार्बनिक रसायन की परिभाषा क्या होगा। तो सिंपल है, ऑर्गेनिक में जो ऑर्गेनिक का रहस्य है, जो ऑर्गेनिक की परिभाषा बनेगा वह कैसे बनेगा। तो ऑर्गेनिक का मतलब होता है कि रसायन विज्ञान की एक शाखा होती है जिसके भीतर हम कार्बन के साथ साथ उनके डेरिवेटिव यानी उनके व्युत्पन्नों का अध्ययन करते हैं। दैट मीन्स दूसरे भाषा में बोल सकते हैं हाइड्रोकार्बन की बातें करते हैं, हाइड्रोकार्बन का स्टडी करते हैं, तो वहां पर होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्लियर है? ओके, क्लियर है? ओके, तो यहां पर अगर कुल मिला करके बात किया जाए तो अब ऑर्गेनिक की शुरुआत हो गई, ऑर्गेनिक का जंग छिड़ गया, यानी कि इसके बाद यस, तो यहां पर कुल मिलाने की बात अगर कहा जाए तो एक के बाद एक बनने लगा। जब एक भी पॉसिबल नहीं था, उसके बाद जैसे ही यूरिया बना, एस्टिक एसिड बना, मीथेन बना, इसके अलावा वगैरह तमाम प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनने शुरू हो गए। मानो लाइन लग गया, भंडारण होने लगा, अर्थात एक के बाद एक वैज्ञानिकों ने अपना मन लगाया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने में। और आज के समय में देखा जाए तो लगभग 1 लाख ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पर लगभग 50 लाख ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। यानी लगभग ये कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक का आज इतना ज़्यादा भंडार है, इतना ज़्यादा कंपाउंड्स बन गया जिनका अध्ययन कर पाना, जिनको समेट पाना बहुत ही मुश्किल है, दैट मीन्स इम्पॉसिबल है, राइट। तो बच्चों यहाँ पर अब हम बताएंगे आपको कि ऑर्गेनिक का परिभाषा क्या होगा, कार्बनिक रसायन का मतलब क्या होगा, कार्बनिक का शुद्ध परिभाषा क्या होगा। तो वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार से कार्बनिक को परिभाषित किया। अगर मिला जुला करके मोटी मोटा भाषा में अगर परिभाषित किया जाए सिंपल वे में तो क्या बनेगा, तो बोल सकते हैं कार्बनिक रसायन विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत हाइड्रोकार्बन, दैट मीन्स कार्बन प्लस हाइड्रोजन के डेरिवेटिव का अध्ययन करते हैं, तो वहां पर होता है कार्बनिक रसायन। क्लियर है? यस, तो यहां तक क्लियर है। ओके, तो अब हम देखेंगे जो कार्बनिक रसायन होते हैं जो कि टोटल बेस होते हैं, टोटल डिपेंडेंट होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे, कार्बनिक यौगिकों पे, तो वास्तव में कार्बनिक यौगिकों को सेटिस्फाइड कैसे किया जा सकता है, कार्बनिक यौगिकों की विशेषताएं क्या हो सकती हैं, दैट मीन्स प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या गुण है जिनसे हम कार्बनिक यौगिकों की पहचान करेंगे। आखिरकार कार्बनिक यौगिक अपने आप में किस तरह से अजूबे, किस तरह से चमत्कारी कंपाउंड के रूप से जाने जाते हैं, आखिरकार इनकी वास्तविकता क्या है। यस, तो बने रहिए डीके स्टडी चैनल के साथ। यस, आपके बीच में आते रहेंगे और आपको पूरा A to Z स्टडी मटेरियल लाते रहेंगे, राइट। यस।